हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 7 जो कि है एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी, पहले देखते हैं इसमें चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, फिर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी, मतलब हमारे लाइफ फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुए इसके बारे में थ्योरीज पढ़ेंगे। फिर एविडेंस पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या हैं हमारे पास। देन व्हाट इज़ अडैप्टिव रेडिएशन क्या होती है। फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन कैसे होता है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। फिर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। देन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन एंड लास्ट में ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, जो कि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे नीट में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले बोला है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब इसे आप मार्क कर लीजिए कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है हमारी, वो एक स्टडी होती है। किस चीज़ की स्टडी? हमारी हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, इनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे फॉर्म हुए, कैसे इवॉल्व हुए, क्या चेंजेस आए इनमें। तो इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं स्टडी को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब एवोल्यूशन क्या होती है? व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन हमारी ये होती है कि किसी भी चीज़ की जो फॉर्मेशन होती है, उसमें चेंजेस आते हैं, कैसे चलती है उसकी, तो उसको कहते हैं कि उसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि हम फ्लोरा मतलब हमारे प्लांट्स, फौना मतलब हमारे एनिमल्स। अगर हमें फ्लोरा एंड फौना का एवोल्यूशन ढंग से समझना है तो उसके लिए हमें पहले अपना यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, स्टार्स कैसे फॉर्म हुए, प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, और प्लैनेट्स मतलब हमारा मेन अर्थ है, हमारा फोकस। तो अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, अर्थ के ऊपर हमारे लाइफ फॉर्म्स कैसे आए, और फिर उन लाइफ फॉर्म से हमारे फ्लोरा एंड फौना कैसे इवॉल्व हुए। तो अगर हमें सिर्फ ये एवोल्यूशन पढ़ना है तो हमें स्टार्टिंग से उसका देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो यहाँ पे तो हमारा इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ये तो आपको पता होगा, जब भी हम स्पेस में कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सिंस स्पेस हमारा इतना बड़ा एरिया है, इतनी वास्ट जगह है, तो वहाँ पे हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए दूसरे नए यूनिट्स निकालने पड़े। वो यूनिट्स हम सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं? सबसे फेमस यूनिट है हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर हमारा होता है कि एक इतना डिस्टेंस अगर हमारे लाइट को ट्रैवल करने में 1 साल लग रहा है तो उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर आपको ध्यान रखना है, लाइट ईयर इज़ नॉट अ मेजर ऑफ टाइम पर मेजर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब हमारे अपने क्लियर नाइट स्काई में हम स्टार्स को देखते हैं, तो जो स्टार्स को हम जब देखते हैं तो हम सपोजली हम पास्ट में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्स जो होते हैं वो हमारे मिलियंस, समटाइम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे होते हैं। इसका मतलब जो उन स्टार्स से हमारी लाइट निकली है वो हमारे अर्थ पे फॉर एग्जांपल 1 बिलियन लाइट ईयर्स बाद पहुँची है। तो 1 बिलियन लाइट ईयर्स बाद पहुँची है तो हम स्टार को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो 1 बिलियन साल पहले हुआ करता था। अब हम वो अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है वो स्टार बहुत चेंज हो गया हो। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो स्टार वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर हम अपने नाइट स्काई में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, तो वो हम पास्ट में देख रहे होते हैं, पर हमारे जो इमीडिएट सराउंडिंग में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें इंस्टेंटली नज़र आती हैं। तो यही इन्होंने बोला है कि जब स्टार्स को देखते हैं तो हम अपेरेंटली वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। वही मतलब कि हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये हमारे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में, मतलब हिस्ट्री के फॉर्मेशन, यूनिवर्स की फॉर्मेशन से लेकर उसके आगे जितने भी इवेंट हैं, तो उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक इवेंट माना जाता है। यूनिवर्स तो हमारा को आपको पता ही होगा कि इतना वास्ट है, हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। अर्थ हम अपने आप को क्या देखें, हम अर्थ को देखते हैं। अर्थ भी यूनिवर्स में अगर हम रिलेटिवली देखें तो एक स्पेक के बराबर भी नहीं होगी, मतलब एक छोटे से डस्ट के पार्टिकल के बराबर भी नहीं है। क्यों? एक चीज़ शायद आपने देखी होगी, हमारे जो वोएजर 1 एक वो था प्रोब जो अर्थ से छोड़ा गया था, उसमें एक पिक भेजी थी वापस जब वो बहुत डिस्टेंस तक पहुंच गया था हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। तो उन्होंने पिक भेजी थी उस प्रोब ने, और उसमें हमारा अर्थ नज़र आ रही थी। अर्थ उसमें सिर्फ एक ब्लू स्पेक की तरह, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो इमेज थी। इसमें देखिए आप, इसमें अर्थ जो है ये सिर्फ ये एक छोटी सी ब्लू डॉट है, ये हमारी अर्थ है। तो ये अगर हम सिर्फ सोलर सिस्टम के लेवल पे बात कर रहे हैं तो तब भी ये इतनी ज़्यादा बड़ा चेंज आ जाता है। तो अगर हम यूनिवर्स की उसमें बात करें तो अर्थ की तो कोई स्टैंडिंग नहीं है यूनिवर्स में। यूनिवर्स जो है हमारा बहुत ओल्ड है,
20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये मार्क कर लीजिए, यूनिवर्स हमारा ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और आपको पता होगा कि हमारी गैलेक्सीज होती हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक क्लस्टर बनाती हैं और बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज मिलके हमारा यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं। गैलेक्सीज में आपको पता होगा स्टार्स, प्लैनेट्स, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक गैलेक्सी में। जैसे आपको पता होगा हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में, और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है। अब ये सब तो हम छोड़ते हैं, अब हम थ्योरीज पे चलते हैं कि हमारी यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ, लाइफ फॉर्म कैसे, यूनिवर्स की इवॉल्व होने की सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या बोलते हैं, ये इसके थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे इमर्ज हुआ, कैसे फॉर्म हुआ। अब इसमें बिग बैंग थ्योरी में क्या बोलते हैं, इसमें इसके नाम से पता लग रहा है बिग बैंग मतलब हमारा एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन के बारे में बात करते हैं इसमें, कि हमारे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ यूनिवर्स फॉर्म होने से पहले, जो कि हमारा फिजिकल टर्म्स में हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब वो इतना ज़्यादा बड़ा वो था एक्सप्लोजन कि हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते फिजिकल टर्म्स में। तो हमारा वो इतना बड़ा वो हुआ, क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन, और उसकी वजह से हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। और स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स फॉर्म हुआ वो बहुत वैसा था, मतलब क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसमें पार्टिकल, वो क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, पार्टिकल्स वगैरह कुछ वैसे नहीं थे स्पेशल, बस उसका मास था एक। हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, इस वजह से हमारे टेम्परेचर नीचे आए, तो इसके बाद हमारे पार्टिकल्स फॉर्म हुए, हमारे ये एलिमेंट्स फॉर्म हुए, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म हुए उसके कुछ टाइम बाद। फिर ऐसे ही काफ़ी सालों तक ये हमारे यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहा, तो इस वजह से हमारी गैसेस कंडेंस हुई ग्रेविटेशन की वजह से, और उन्होंने गैलेक्सीज फॉर्म कर ली। अब हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि हमारा मिल्की वे में गैलेक्सी में है, हमारा अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ। तो इसे मार्क कर लीजिए, अर्थ हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ। तो देखिए यूनिवर्स की एज बोलते हैं 20 बिलियन, और इस 20 बिलियन में हमारा अर्थ कितना रिलेटिवली जल्दी लेट फॉर्म हुआ है अगर हम देखा जाए तो। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा अर्थ फॉर्म हुआ। जब हमारा अर्थ यंग था, अर्ली अर्थ था, मतलब जैसे उसकी फॉर्मेशन के बाद, तो उसके चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर द अर्थ, मतलब जो हमारा मोल्टन मास था अर्थ को कवर करता था, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से हमारे वहाँ पे कुछ गैसेज और कुछ चीज़ें रिलीज होती थी, जैसे वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो ये सारे हमारे अर्थ के सरफेस को कवर करे रखती थी। The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen and the lighter H2 escaped। तो मतलब जो हमारे सन की UV रेज आती थी उस टाइम पे, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब वो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो उस टाइम UV रेज और अर्थ की रेज और सन की रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो जो UV रेज आती थी वो क्या करती थी, सिंस हमारे अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो वाटर था वो उसको दो पार्ट्स में तोड़ देती थी। क्या कंपोनेंट्स होते हैं वाटर के? H2 होता है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती थी। जो हमारा H2 था, हाइड्रोजन, ये तो बहुत लाइट था वेट में, तो ये हमारा एस्केप कर जाता था अर्थ से। और वाटर जो ऑक्सीजन जो है वो हमारा कंबाइन करता था अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, और फॉर्म करता था वाटर, CO2 एंड और दूसरी चीज़ें। फिर हमारे उसके बाद ओजोन लेयर फॉर्म हुई धीरे धीरे। लाइफ फॉर्म होने में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा साल लग गए, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, मतलब हमारे अर्थ फॉर्म हुई 4.5 बिलियन ईयर पहले, बिलियन ईयर्स, और उसके फिर 500 मिलियन ईयर्स के बाद हमारी फॉर्म हुई, तो मतलब 4 बिलियन ईयर्स के पे हमारी फॉर्म हुई, लाइफ फॉर्म हुई। और फिर उसके बाद हमारा वही प्रोसेस चलता रहा आगे फॉर्म इवोल्यूशन वगैरह का। हम अपने उस पर कि हमारी लाइफ कैसे इमर्ज हुई, लाइफ कैसे फॉर्म हुई, उसकी स्पेस, हमारी लाइफ के आउटर स्पेस से आई थी। तो कुछ साइंटिस्ट जो हमारे किस टाइम पे, अर्ली ग्रीक थिंकर्स, जो पहले हमारे थे ना, ग्रीस के वो थी सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी, तो जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, एरिस्टोटल वगैरह, इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये हमारे यूनिट्स ऑफ लाइफ होते हैं, और ये दूसरे के ऊपर को नाम दिया गया। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट थ्योरी है पैनस्पर्मिया की। इसमें हमारी क्या चीज़ है, स्पोर्स, जो कि हमारे यूनिट्स ऑफ लाइफ है। ये अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने दी थी, और ये हमारे डिफरेंट प्लैनेट से अर्थ पे आए।
तो ये हमारी पहली थ्योरी थी पैंसपर्मिया की। अब सेकंड थ्योरी हमारी आती है, सेकंड थ्योरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इसमें क्या बोला, बहुत लंबे टाइम तक ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो हमारा डिकेइंग और रॉटिंग मैटर है जैसे कि स्ट्रॉ, मड वगैरह, इसमें से हमारी लाइफ इवॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे अगर हम काउ डंक होता है, अगर हम उसको मिन्योर की तरह यूज़ करके, फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करके उसमें डाल देते हैं, क्या कहते हैं, सॉइल में, तो उससे ना सॉइल को नरिशमेंट मिलती है और उससे हमारे प्लांट्स वगैरह अच्छे से इवॉल्व होते हैं। तो उस टाइम तो ये नहीं पता था कि नरिशमेंट मिल रही है या कुछ मिल रहा है, वो ये सोचते थे कि हम जब इसमें डिकेइंग और रॉटिंग मैटर डालते हैं तो इसकी वजह से लाइफ निकल के आती है। एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ना पॉन्ड्स में जैसे हमारे फ्रॉग्स निकलते हैं, तो उन्हें लगता था कि ये जो फ्रॉग्स के यहाँ पे एग वगैरह आते हैं ये अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप ही। तो उस टाइम पे किसने इस थ्योरी को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को वो किया था, डिसमिस किया था, किसने इसको वो कहा था कि ये गलत है? तो लुई पैस्चर, आपने नाम सुना होगा, लुई पैस्चर बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं ये। लुई पैस्चर ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने 2 फ्लास्क लिए, जैसे ये हमारे 2 फ्लास्क हैं, तो ये हमारा फ्लास्क 1 है, ये हमारा फ्लास्क 2 है। क्या किया इन्होंने, दोनों में यीस्ट डाल दिया, किल्ड यीस्ट, मतलब वो यीस्ट जिंदा नहीं है, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। अब बस इसमें क्या डिफरेंस था, जो हमारा फ्लास्क 1 था इसको इन्होंने पहले से ही स्टरलाइज कर रखा था, तो स्टरलाइज फ्लास्क में इन्होंने यीस्ट डाला और इस पे ऊपर से प्लग लगा दिया, प्लग लगा के मतलब इसको बंद कर दिया, एटमॉस्फेयर से बाहर से कुछ नहीं आ सकता इसमें, तो ये इन्होंने इसमें प्लग लगा दिया, इस वाले में इन्होंने प्लग लगा दिया, ये प्लग लगा हुआ है यहाँ पे। और सेकंड वाले में क्या किया इन्होंने, इसको इन्होंने ना तो स्टरलाइज किया और ना इसको एनवायरनमेंट से बंद किया। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो ये फर्स्ट फ्लास्क है जिसमें इन्होंने स्टरलाइज भी किया था और प्लग भी लगाया था, इसमें तो कोई लाइफ फॉर्म नहीं इवॉल्व हुई, पर ये मतलब निकल के आई। पर ये जो हमारा ये वाला था जिसमें हमारे ईस्ट किल्ड भी था पर स्टरलाइज फ्लास्क नहीं था और ये ओपन टू एनवायरनमेंट था, तो इसमें लाइफ निकल के आ गई। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो हमारी लाइफ है उसको वो चाहिए, क्या कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, वो किल्ड लाइफ से या इससे नहीं आ सकती। अब इसका ये तो था इन्होंने कि ये देखिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, इसमें इन्होंने बोला कि हमारा लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने एक प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया, उसमें लाइफ नहीं आई, और दूसरा लिया उसमें लाइफ आ गई, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो हमारी डिसमिस हो गई। पर इससे हमारे ये नहीं पता लगा हमें कि लाइफ आती कैसे है, ये वाली थ्योरी तो डिसमिस हो गई। अब इसके बाद हमारे एक थ्योरी आई ओपेरन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। ओपेरन एंड हेल्डेन की थ्योरी थी, इन्होंने क्या बोला ये मार्क कर लेते हैं, ओपेरन एंड हेल्डेन की इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारी लाइफ है, कि हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट फॉर्म जो है हमारी लाइफ की वो कैसे आई, वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आई। जैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन में तो क्या कहते हैं, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग उससे आई है, पर इसमें इन्होंने बोला कि वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आई। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब आरएनए, प्रोटीन वगैरह, इन सब से निकल के आई, कि जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, कि हमारी फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड, मतलब हमारे पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुई। और केमिकल एवोल्यूशन क्या है, केमिकल एवोल्यूशन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जैसे कि हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब है, इससे हमारी वो हुए डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, यही सब, ये हमारे फॉर्म हुए और इससे हमारी लाइफ फॉर्म हुई। अब ये पूरा हम यहाँ पे पढ़ने के बजाय मैं आपको अलग से बताती हूँ दूसरे पेज पे। तो जैसे हमारा क्या है, हम पहले देखते हैं कि हमारी प्रिमिटिव अर्थ, हमारे जो पहले जिस टाइम की अर्थ के बारे में ये बात कर रहे हैं ओपेरन एंड हेल्डेन, उसमें क्या क्या चीज़ें थी हम देखते हैं। तो जैसे हमारी है प्रिमिटिव अर्थ, तो प्रिमिटिव अर्थ में हमारी क्या क्या चीज़ें थी, सबसे पहले हमारे उस पर मीटियोराइट्स आके गिरते थे। तो हमारे जो ये मीटियोराइट्स आके गिरते थे अर्थ की सरफेस पे, इससे क्या होता था, अर्थ की सरफेस पे क्रेटर्स और ये डिप्रेशंस फॉर्म हो गए, जिसमें हमारा H2O फिल हो गया। अब ये H2O जो फिल हुआ, ये H2O फिल होने से क्या हुआ, हमारे सीज एंड ओशंस फॉर्म हुए। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड चीज़ क्या होती थी प्रिमिटिव अर्थ पे,
तो अब ये सेकंड पॉइंट हमारा है कि हमारे अर्थ पे उस टाइम वोल्केनोज बहुत ज़्यादा थे, तो वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होते थे। अब ये वोल्केनिक इरप्शन से क्या हुआ, हमारा लावा आया। लावा आपको पता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर हाई हो गया। अब इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारे सीज एंड ओशंस क्रिएट हुए थे ये हमारे बॉयल होने लगे, और बॉयल होके क्या हुआ, इनमें जो H2O था, जो पानी था, वो इवेपोरेट होने लगा। वो इवेपोरेट होकर हमारा एनवायरनमेंट में ऊपर जाने लगा, एटमॉस्फेयर में। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जो एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे वो हमारा रिड्यूसिंग था, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ प्रिमिटिव गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह ये सब प्रेजेंट थी। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है, अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या थी, हमारी लाइटनिंग थी उस टाइम। अर्थ के उस पर बहुत लाइटनिंग होती थी एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोवाइड होती थी किसके लिए, कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए, जैसे काफ़ी कंपाउंड्स फॉर्म होते थे। और दूसरी चीज़ क्या आती है, जैसे हमारे वोल्केनिक इरप्शन से ही हमारे O2 इवेपोरेट हो रहा है, ये इवेपोरेट होकर हमारा रेन होगी, फिर ये रेन जो है ये हमारे इन क्रेटर्स में O2 को फिर से फिल कर देगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता था। ये सारी चीज़ें थी जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ पे प्रेजेंट थी। अब ये सारी चीज़ें हम अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे एस.एल. मिलर जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कैसे हुई थी। तो पहले ये देखते हैं कि हमारे जो कंडीशंस थी अर्थ पे, हाई टेम्परेचर था, ये भी देख लिया हमने, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब हमारे उसमें मिथेन और अमोनिया ये सब प्रेजेंट थी। और फिर हमारा 1953 में, ये मार्क कर लीजिए, 1953 में हमारा एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंट था, जो कि हमारे एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने लैब में सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड करके वो फॉर्म की थी, यही प्रूव किया था हमारा ओपेरन और हेल्डन का। तो इसका हम वो देखते हैं, पहले डायग्राम उसके थ्रू समझते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर जो है, इससे हमारा क्या होगा, H2O जो है वो इवॉल्व होगा, वो H2O इवॉल्व होके हमारा यहाँ पे आएगा। ये हमारा क्या, ये वाला पोर्शन क्या एटमॉस्फेयर डिपेक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है, H2 तो हमारा यहाँ से आया, और बाकी गैसेस हमारी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। क्यों, क्योंकि ये जो आप ये हमारे यहाँ पे लाइटनिंग का जो चीज़ थी, लाइटनिंग को प्रोवाइड कर सिमुलेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क CH4, यहाँ पे मिथेन फॉर्म हुए। और फिर ये यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ पे कंडेंसर क्या कर रहा है, हमारे इसको कूल कर रहा है, जो हमारा वाटर यहाँ से जा रहा है फॉर्म होके, क्योंकि रेन हो रही है, ये लाइटनिंग हुई और ये रेन, ये हमारे यहाँ पे कंडेंस हो रहा है, कूल हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुई। और यहाँ पे अब ये क्या किया एस.एल. मिलर ने, ये वाली चीज़ को बहुत बार कराया है, ये एक बार में नहीं किया, ये इसको कराते रहे, काफ़ी दिनों तक कराते रहे। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने यहाँ पे जो लिक्विड ट्रैप हो गया था उसको निकाल के वो किया, ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें हमारे इन्हें पिरामिडीन्स, प्यूरिन्स ये सब नज़र आए। तो पिरामिड हमारे RNA या न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म करेंगे, और फिर न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म होंगे तो फिर प्रोटीन। तो यही इन्होंने देखा कि, पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि हमारे ये अर्थ की जो फॉर्मेशन में ये जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं बहुत बहुत हुए होंगे, पर हम इनको तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये रेप्लिकेट ना करें, क्योंकि आपको पता होगा न्यूक्लियस सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जब फर्स्ट टाइम सेल्फ रेप्लिकेट हुआ होगा तो उसको हम मानते हैं, मार्क करते चलते साथ ही साथ। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया क्लोज फ्लास्क में, जहाँ पे हमारा क्या था, मिथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, वाटर वेपर था, कितने पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स। दूसरों ने भी ऑब्जर्व किया कि हमारे शुगर्स फॉर्म हो रहे थे, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स वगैरह फॉर्म हो रहे थे। तो और जो हमारे मीटोराइट्स जो अर्थ पर आके गिर रहे थे, जिन्होंने क्रेटर्स फॉर्म किए थे, ये मीटोराइट का जब कंटेंट एनालाइज किया तो इसमें रिवील हुआ कि सिमिलर कंपाउंड्स इनमें भी नज़र आए। तो इससे क्या ये चीज़ हुई, इससे प्रूव हुई कि हमारे इस तरह के सिमिलर प्रोसेस अर्थ स्पेस में और जगहों पे भी अकर हो रहे हैं। तो इनके ओपेरन और हेल्डन की जो ये थ्योरी थी इसको और भी ज़्यादा वो मिला। और ये जो ये लिमिटेड एविडेंस था, मतलब और थ्योरीज के पास तो इतना भी नहीं था, पर इस थ्योरी के पास जो इतना लिमिटेड एविडेंस था इसके बावजूद भी जो हमारा
फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब ये केमिकल एवोल्यूशन के बारे में मोर और लेस ज़्यादातर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब वी हैव नो आइडिया हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज, मतलब जो हमारे फर्स्ट मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ हैं ये हमारे अर्थ पे कैसे, मतलब ये मेटाबॉलिक भी हैं, रेप्लिकेट भी करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, तो कैसे अराइज हुए। ये माना जाता है कि हमारे फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ जो है, ये केमिकल एवोल्यूशन को अगर हम माने तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हमारे जो ओरिजिनेट हुई ये 3 बिलियन साल पहले हुई। तो 4.5 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ फॉर्म हुई और 3 बिलियन साल पहले हमारे ये लाइफ नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म वो हुई, एमर्ज, ओरिजिनेट। और दे कुड हैव बीन लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए, प्रोटीन वगैरह, जाइंट मॉलिक्यूल्स, पॉलीसैकेराइड्स। और ये जो कैप्सूल्स थे इन्होंने प्रोड्यूस किया और रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स, मतलब इन्होंने ये अपने मॉलिक्यूल्स को और वो किया, रिप्रोड्यूस किया। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म, ये तो हमारी नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म थी। फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म हमारी ओरिजिनेट अप्रॉक्स 2000 मिलियन साल पहले हुई, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। क्या थे वो? प्रोबेबली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे जो कि हमारे वाटर में रहते थे। उस टाइम सब कुछ वाटर में रहता था। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस क्या होता है? बायोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो ये वर्जन बायोजेनेसिस का क्या है? ये वर्जन, ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है ये हमारा एवोल्यूशनरी फोर्सेस के थ्रू आई नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स से। तो ये मेजॉरिटी साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं इसे आज। However, once formed, how the first cellular life form could have evolved into complex biodiversity of today, मतलब ये जो हमारी फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई, फिर इससे हमारी फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई, इससे आगे और चीज़ें कैसे फॉर्म हुई। जैसे आज तो हम देखते हैं सिर्फ आज सेलुलर लाइफ फॉर्म्स थोड़ी हैं, आज तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे फ्लोरा फौना पता नहीं क्या क्या। तो ये सारे हमारे कैसे फॉर्म हुए ये सब हम पढ़ेंगे अब आगे अपने एवोल्यूशन के इसमें आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे।